आज हम बात करने वाले हैं वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर पर। इसका हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, जो है E लेस देन V नोट का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट, हम पोटेंशियल स्टेप को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर का एक केस हम E ग्रेटर देन V नोट के लिए डिस्कस कर चुके हैं। आपको पोटेंशियल स्टेप और पोटेंशियल बैरियर के बीच में डिफरेंस अगर पता है तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली कैप्चर कर लेंगे, समझ लेंगे। चलिए मैं डिफरेंस की बात करता हूं पहले 2 मिनट। पोटेंशियल स्टेप में हमने क्या स्टडी किया था? पोटेंशियल स्टेप में हमने ग्राफिकली जब उसको समझा था तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया था, वाई एक्सिस के ऊपर हमने पोटेंशियल लिया था, पोटेंशियल एनर्जी ली थी। और इधर मेरे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था और इधर ये मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस था। यानी कि ये वो पोजीशन थी जिस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल के अंदर सडन चेंज आया था। यानी कि मैं ये बात कहूं कि इस रीजन के अंदर ये जो x लेस देन 0 रीजन है, इस रीजन के ऊपर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। यानी कि हर x की इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0 है। और इस पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल के अंदर सडन चेंज आया। सपोज करो वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया एकदम से, और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने डिनोट किया था V नोट से। यानी कि इस V नोट की वैल्यू कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसके बाद x की वैल्यू को चाहे मैं कितनी भी इंक्रीज कर लूं, ये इस वैल्यू के ऊपर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके ऊपर भी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पोजीशन के ऊपर भी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पोजीशन के ऊपर भी कितनी है? यानी कि x चाहे मैं इनफाइनाइट तक चला जाऊं, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? V नोट है। इसका मतलब ये ऐसे चलता है। तो ये एक स्टेप बन गया ऐसे। तो स्टेप पोटेंशियल स्टेप के अंदर क्या चीज थी? स्टेप पोटेंशियल के अंदर हमने ये देखा था, जो ये बैरियर बनाना, इसकी विड्थ कितनी बनी थी? इसकी विड्थ जो बनी थी वो इनफाइनाइट बनी थी। यानी कि in case of a potential step, width of the barrier is to be infinite. लेकिन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर के अंदर क्या होगा? अगर हम ये कहें कि इस बैरियर की, ये एक बैरियर बन गया, अगर इस बैरियर की विड्थ इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल स्टेप बनेगा, एक पोटेंशियल का स्टेप बनेगा। अगर इस बैरियर की जो विड्थ है वो क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब किसी पोजीशन x की किसी पोजीशन के ऊपर x की जो वैल्यू है वो कितनी, v की वैल्यू जो है वो कितनी है? V नोट है। इसके बाद V नोट की वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो ये इसका मतलब इस पोजीशन से आगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? 0 है। तो यानी कि ये कौन सी पोजीशन है? ये एक मैं नाम दे रहा हूं x = a। इसका मतलब यहां से ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो जितना डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस है, सपोज करो 1 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 6 7 8 सेंटीमीटर विड्थ का ये क्या चीज है? बैरियर है। तो 8 सेंटीमीटर क्या चीज है? एक फाइनाइट वैल्यू है। और इस बैरियर की विड्थ जो है वो क्या हो गई? फाइनाइट हो गई। तो ऐसे फाइनाइट विड्थ के बैरियर को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इस केस में कितने रीजन बनने वाले हैं? इस केस में 3 रीजन बनने वाले हैं। एक तो ये रीजन बनेगा, एक ये रीजन बनेगा और एक ये रीजन बनेगा। इस रीजन के अंदर क्या पोटेंशियल की वैल्यू क्या चीज है? 0 है।
रीजन 2 के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, वी नोट है, मतलब यहां से वी नोट ही चल रही है, ये वैल्यू सारी क्या चीज है, वी नोट है। वी नोट है इन वैल्यूज के ऊपर, इन वैल्यूज के ऊपर क्या है, वी नोट है। और इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो गई, फिर 0 हो गई। यानी ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और अगर इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम मैथमेटिकल में कन्वर्ट करें तो मैथमेटिकल में क्या पोटेंशियल एनर्जी का क्या हम एक मैथमेटिकल फंक्शन लिखें किसकी वैल्यू के ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर, तो क्या बनने वाला है। तो मैथमेटिकली इसको आप कैसे शो करेंगे, जो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है या पोटेंशियल है जो x का फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, 0 है इस रीजन के अंदर। और ये रीजन कौन सा है, x लेस देन 0, जो कि रीजन नंबर 1 है। यानी कि इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है, जिसको मैं रीजन नंबर 1 का नाम दे रहा हूं। इसके बाद इस रीजन के अंदर, रीजन 2 के अंदर इसकी वैल्यू, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वी नोट है, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं, लेकिन इस रीजन में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वी नोट है। तो वो कहां से है, देखिए x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और x से जैसे ही हम आगे बढ़े हैं तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की 0 से आगे चल रहे हैं हम, लेकिन x की वैल्यू a से क्या है, कम है। यानी कि x इज इक्वल टू ए होते ही वी नोट है, इसके बाद क्या चीज है, पोटेंशियल की वैल्यू फिर 0 है। तो x की वैल्यू लेस देन a, 0 से बड़ी और a से कम। इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वी नोट है। तो ये क्या बन गया, इसको मैं और अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 0 लेस देन x, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी और x की वैल्यू a से कम है। तो इन दोनों को रीजन्स, इन दोनों लिमिट्स को मैं अगर कंबाइन कर दूं तो क्या बनने वाला है, 0 लेस देन x लेस देन a। तो इस रीजन के अंदर इसको हम ये भी इस चीज को, ये जो चीज है इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं ये। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये बन गया, यानी कि इस रीजन के अंदर हमारी पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 लेस देन x लेस देन a है। अब इस रीजन के अंदर ये मेरे पास रीजन नंबर 2 है, आपको ये ध्यान देना होगा, ये रीजन नंबर 2 है। अब मैं इस रीजन की बात करूं तो इस रीजन के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू फिर क्या है, 0 है। और ये कौन सा रीजन है, ये रीजन नंबर 3 है, जो कि x ग्रेटर देन a है हमारे पास। x की वैल्यू यहां से a से ज्यादा है, तो ये रीजन नंबर 3 बन गया मेरे पास। अब हमें इन रीजन के अंदर क्या स्टडी करना है, पार्टिकल के कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है। इस रीजन के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, इस रीजन के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, इस रीजन के अंदर पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है। अगर मेरे को पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है तो जब हमने क्वांटम फिजिक्स को स्टडी किया तो हमें सिर्फ एक इक्वेशन मिली, और वो इक्वेशन किस साइंटिस्ट ने दी थी, इरविन स्क्रोडिंगर ने दी थी। और इरविन स्क्रोडिंगर ने ये कहा था, मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आप उस इक्वेशन को सबसे पहले अपने केस के अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, इसके बाद उस इक्वेशन का आप सॉल्यूशन निकालिए। जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो सॉल्यूशन आपको उस रीजन के अंदर पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। तो अब हमें इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर अगर हमें पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, हमें स्क्रोडिंगर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लेना होगा। और टाइम इंडिपेंडेंट ही क्यों लेनी होगी, क्योंकि ये जो पोटेंशियल है ना वो किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है, वो पोजीशन का फंक्शन है, वो टाइम का फंक्शन नहीं है। इसलिए हमें टाइम डिपेंडेंट नहीं लेनी है, हमें कौन सी स्क्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को लेना है, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लेना है।
और इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो स्क्रोडिंजर ने जो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन दी थी वो क्या थी, वो थी हमारे पास डी स्क्र साइन ओवर डी एक्स स्क्र, और ये मैं वन डायमेंशनल ले रहा हूं क्योंकि मैं वेरिएशन पोटेंशियल का स्टडी कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स केवल। तो वो थी हमारे पास 2m/h कट स्क्र e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरे को इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो साई की वैल्यू निकालनी है, जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस चीज को यहां पर इंप्लीमेंट करूंगा, सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम अगर क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग है तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है। देखिए, मेरे पास इस रीजन के अंदर ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास कोई ना कोई मास है, और इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो क्या है, ई एनर्जी है। लेकिन ये जो एनर्जी है वो कौन सा केस है, वो ये केस है। अगर इस पार्टिकल की एनर्जी इस बैरियर की जो एनर्जी है उससे कम है, यानी कि E की वैल्यू जो है वो V0 से कम है, और इस केस में E जो है वो टोटली क्या है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है इस पार्टिकल के पास, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन के अंदर क्या है, 0 है। क्योंकि टोटल एनर्जी हम जानते हैं क्या होती है स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस रीजन के अंदर V0 की वैल्यू देखिए, V की वैल्यू क्या है, 0 है। V की वैल्यू, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो E इस केस में इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो कितनी है, हाफ mv², जो कि टोटली E किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी जो इस पार्टिकल के पास है वो V0 से कम है, तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, पार्टिकल इस बैरियर के ऊपर, पोटेंशियल बैरियर के ऊपर इंसिडेंट करेगा, और कौन सी साइड में इंसिडेंट करेगा, फ्रॉम लेफ्ट साइड में इंसिडेंट करेगा। इसके बाद क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, ये इंसिडेंट करेगा इसके ऊपर और कंप्लीटली क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा इंसिडेंट करने के बाद इस बैरियर से। इसका मतलब हमें पार्टिकल इस रीजन के अंदर नहीं मिलने वाला। तो क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, पार्टिकल विल नॉट एंटर इन द रीजन 2, पार्टिकल रीजन 2 में एंटर नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल है वो बैरियर को पेनिट्रेट नहीं करने वाला, इट विल नॉट एंटर इन रीजन नंबर 2, नहीं एंटर करेगा क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। अब अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें स्टूडेंट, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट बी ऑब्जर्वेबल। इसका मतलब क्लासिकल कंसेप्ट कहां पर अप्लाई होंगे, क्लासिकल कंसेप्ट अप्लाई ओनली दोज ऑब्जेक्ट विच कैन बी ऑब्जर्वेबल, जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और क्वांटम कंसेप्ट कहां पर अप्लाई होते हैं, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई हो रही है, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिहेव कैसा करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं। इसका मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं तो इस वेव के साथ हमारा पार्टिकल एसोसिएट है, और उस पार्टिकल के पास जो एनर्जी है वो कितनी है, वो इस बैरियर की जो एनर्जी है उससे कम है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट 0 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस रीजन के अंदर पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है, नॉन जीरो है। वेव फंक्शन 0 नहीं हो सकता। अगर पार्टिकल का वेव फंक्शन इस रीजन के अंदर नॉन जीरो है तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि देयर इज ए फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग द बैरियर बाय द पार्टिकल। मतलब पार्टिकल की इस रीजन में पेनिट्रेट करने की प्रोबेबिलिटी 0 ना होकर कुछ फाइनाइट है। वो अब मैं आपको क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं तो क्लासिकल फिजिक्स इसका मतलब क्या कहना चाह रही है, क्लास पार्टिकल आएगा
और यहां पर कंप्लीटली ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर जाएगा अगर ये वाला केस है तो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग। क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? क्वांटम फिजिक्स ये कहती है पार्टिकल आएगा, लेकिन वो क्या करेगा, कुछ इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट करके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस रीजन के अंदर, इसके बाद कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक होगा। यानी कि इस रीजन में रुकने वाला नहीं है। अब अगर इस पार्टिकल की पेनिट्रेशन डेप्थ अगर इस पोटेंशियल बैरियर की विड्थ से ज्यादा है तो इसको पेनिट्रेट करके पार्टिकल हमें इस रीजन में मिल जाएगा, अदरवाइज पार्टिकल हमें इस रीजन में नहीं मिलेगा। यानी कि रीजन 3 के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है? 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। वो फैक्टर कौन कौन से हैं? नंबर वन तो क्या है, इफ पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द बैरियर देन पार्टिकल फाउंड इन रीजन नंबर 3। नंबर 2, अगर पार्टिकल के पास जो एनर्जी का डिफरेंस है V0 माइनस E, ये कितना ज्यादा है कितना कम है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट हमने क्या देखा है, देखिए जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेशन है पार्टिकल की रीजन नंबर 2 के अंदर, इसको क्या कहते हैं? टनलिंग कहते हैं, इसको टनल अफेक्ट बोलते हैं हम। और ये टनल अफेक्ट है, ये ओनली प्योरली क्वांटम कंसेप्ट है। क्लासिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो पार्टिकल टोटली यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है, अगर इस पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन डेप्थ है तो किससे? इस बैरियर की विड्थ से, तो पार्टिकल क्या कर जाएगा? टनल कर जाएगा और हमें इस रीजन 3 के अंदर मिलने की उसकी संभावनाएं हैं। तो चलिए इसी चीज को स्टडी करते हुए इनको हम इंप्लीमेंट करते हैं और पार्टिकल की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन को इस रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर फाइंड आउट करते हैं। यानी कि अगर हमें पार्टिकल रीजन नंबर 3 के अंदर मिलेगा तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू अगर स्टूडेंट हमारे पास पॉजिटिव आती है और लेस देन 1 आती है तो हम ये कह देंगे कि हमें पार्टिकल रीजन नंबर 3 के अंदर मिलेगा। तो हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? यहां पर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। तो चलिए इस स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को सबसे पहले इस रीजन के अंदर इंप्लीमेंट करें। और इस रीजन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो यहां पर V0 की जो V की वैल्यू है वो क्या होगी? हमारे पास 0 होगी। सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट करो। इसके इंप्लीमेंट करते हैं तो ये क्या बनेगी? देखिए डी स्क्वायर साई और डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं ये रीजन ले रहा हूं तो मैं मान रहा हूं इस रीजन के अंदर पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो साई 1 है, इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो साई 2 है, इस रीजन के अंदर जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है यानी कि वो साई 3 है। यानी कि हमें इस रीजन में साई 1 की वैल्यू निकालनी है जो पार्टिकल की कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन देगा, इस रीजन में साई 2 की वैल्यू निकालनी है जो पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में हमें बताएगा, इस रीजन में हमें साई 3 की वैल्यू निकालनी है जो भी पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा रीजन नंबर 3 के अंदर। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इस रीजन के अंदर इंप्लीमेंट करूं, सबसे पहले डी साई 1 होगा यहां पर, इसके बाद 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, E माइनस वी की वैल्यू कितनी है? 0 है, तो यहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा। ये मैंने रीजन नंबर 1 साई 1 के अंदर रीजन 1 लिखना है, इन रीजन 1 के अंदर बात कर रहा हूं मैं। तो इसको इंप्लीमेंट किया तो स्टूडेंट हमारे पास ये कुछ इस टाइप का बना, डी स्क्वायर साई 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई साई 1 इज इक्वल टू 0।
स्टूडेंट मैंने इस क्वांटिटी को, इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए पुट कर लिया k1 स्क्वायर। तो मैंने क्या पुट कर दिया, इसको यहां पे लिख लेता हूं, जो भी अजम्पशंस मैं ले रहा हूं, k1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2m अपॉन h कट स्क्वायर इंटू e। ये मैंने अजम्पशन ली है। इसके बाद अगर ये अजम्पशन लिए है तो ये इक्वेशन क्या बन गई स्टूडेंट, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई डी स्क्वायर साई 1 ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर ये k1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गई। और ये स्टूडेंट एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप जानते हो तो इसको हम सोल्व करते हैं डी स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0 से। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगी, आप सब जानते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी हो सकती है या तो इसमें से ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाए या ये वाली क्वांटिटी 0 हो जाए। ये वाली क्वांटिटी तो 0 हो नहीं सकती, साई 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर साई 1 0 हो गया तो स्टूडेंट हम इस केस में पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को जो अचीव करने वाले हैं वही नहीं मिलेगी। तो इस केस में किसको 0 कर दें, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए डी स्क्वायर k1 को हम 0 कर दें, तो यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस k1 स्क्वायर। और इसको अगर और सोल्व करें तो डी की वैल्यू क्या बन गई स्टूडेंट, डी कम्स आउट टू बी डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आइटा k1, ये बन गई। इसका मतलब डी की दो वैल्यूज हैं, एक तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है, देखिए डी की दो वैल्यू हैं, एक तो हमारे पास डी की प्लस वैल्यू है डी इज इक्वल टू आइटा प्लस आइटा k1 है, और एक हमारे पास डी की वैल्यू माइनस आइटा k1 है। इसका मतलब हमारे पास इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बनने वाला है। अब एक तो ई के एक्सपोनेंशियल ई की पावर आइटा k1 एक माइनस में आएगा, आप जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनने वाला है, मैं उसको यहां पर लिख लेता हूं। तो साई 1 क्या बनने वाला है, देखिए क्या बनेगा, रीजन 1 की बात कर रहा हूं ये मैं, तो a कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, e रेज टू पावर पहला प्लस आएगा आइटा k1 x प्लस b e रेज टू पावर माइनस आइटा k1 x, और ये रीजन नंबर 1 के अंदर है सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि ये रीजन 1 के अंदर हमें इस वेव के साथ जो पार्टिकल एसोसिएट है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है स्टूडेंट, ये क्वांटिटी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमारी वेव है वो ट्रेवल कर रही है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये सिर्फ इसका मतलब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये इंसिडेंट वेव को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि देखिए वेव ट्रेवल कर रही है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट द इंसिडेंट वेव, और इंसिडेंट वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये मैं क्वांटिटी देखूं, इसका मतलब ये क्वांटिटी देखते हैं तो ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पर नेगेटिव है। इसका मतलब ये क्वांटिटी क्या कहना चाह रही है, हमें ये चीज बताने की कोशिश कर रही है, जो हमारे पास वेव है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और कौन से रीजन में ट्रेवल कर रही है, रीजन नंबर 1 के अंदर ट्रेवल कर रही है। और इसका मतलब ये अगर नेगेटिव एक्स में ट्रेवल कर रही है तो इसने क्या एक सफर किया है, एक डिस्कंटिन्यूटी को सफर किया है, इस इंसिडेंट वेव ने एक डिस्कंटिन्यूटी को सफर किया है, और डिस्कंटिन्यूटी कहां पर सफर हुई है, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इसका मतलब ये किस चीज को, ये कौन सी वेव है, ये एक रिफ्लेक्टेड वेव है, और रिफ्लेक्ट कहां से हुई है, x इज इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिफ्लेक्टेड वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो रिफ्लेक्ट कहां से हुई है, x इज इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्ट हुई है। तो हमने रीजन 1 के अंदर पार्टिकल की इंफॉर्मेशन को स्टडी किया है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं रीजन 2 के ऊपर इंप्लीमेंट करूं तो यहां पर सबसे पहले हमें लिखना होगा इन रीजन नंबर 2, इन रीजन 2 के अंदर अगर हम बात करें रीजन 2, तो इस इक्वेशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनने वाली है, देखिए स्टूडेंट इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, साई 2 डी एक्स स्क्वायर 2m अपॉन एच कट स्क्वायर, यहां पर e माइनस वी नोट,
ये मैं इसको रब कर दूं इंटू साई टू इज इक्वल टू 0। लेकिन इस केस में स्टूडेंट वी नोट बड़ा है, वी ई छोटा है, तो ये बड़ा है, तो ई माइनस वी नोट, देखिए ई माइनस वी नोट की वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है ना। अगर इसका मतलब मैं इस वी नोट और क्या लिख लूं इसको, दैट इज इसमें से नेगेटिव कॉमन निकालूं, नेगेटिव कॉमन निकालूं और वी नोट माइनस ई, ये भी तो लिख सकता हूं, ये भी तो नहीं। इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये पॉजिटिव माइनस माइनस नेगेटिव हो गई। तो यानी कि इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को स्टूडेंट हम ये भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर साई टू और डी एक्स स्क्वायर माइनस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस ई साई टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने ना इस क्वांटिटी को क्या पुट कर दिया, k2 स्क्वायर पुट कर दिया, यानी कि हमने k2 स्क्वायर को क्या पुट कर दिया स्टूडेंट, इसको ये पुट कर दिया 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नोट माइनस ई, ये पुट कर लिया। अब ये पुट किया है तो ये इक्वेशन क्या बन गई, यहां से देखिए डी स्क्वायर साई टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू 0, यही तो बना। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम यहां से और यहां से क्या लिख सकते हैं। अब मैं यहीं पे इसको सोल्व करता हूं, तो यहां से और क्या लिखेंगे इसको, देखिए इससे ये भी एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर साई टू इज इक्वल टू 0। अब साई टू तो वैल्यू 0 हो नहीं सकती क्योंकि वेव फंक्शन है रीजन 2 के अंदर, इसकी तो वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस के टू स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और ये क्या बन गया, d इज इक्वल टू प्लस माइनस k2 बन गया, क्योंकि यहां से क्या बनेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, और ये यहाँ पे माइनस क्वांटिटी नहीं है तो आइटा नहीं आने वाला है, क्योंकि इमेजिनरी क्वांटिटी नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ k2 आएगा। तो यहाँ पे दो रूट बने, d इज इक्वल टू एक तो k2 और एक क्या बना हमारे पास d2, इसको सपोज कर लो d1, इसको क्या बना k2। तो स्टूडेंट इस केस में वेव फंक्शन क्या बनने वाला है, देखिए वेव फंक्शन की वैल्यू क्या बनने वाली है वो बात करते हैं हम। तो ये वेव फंक्शन की वैल्यू साई टू क्या बन गई, दैट इज इक्वल टू साई टू इज इक्वल टू सी ई रेज टू पावर के टू एक्स प्लस सी ई रेज टू पावर माइनस के टू एक्स, ये बन गई। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये पॉजिटिव है यहाँ पर, तो वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव है, ट्रांसमिटेड वेव है। तो ट्रांसमिटेड वेव है तो इस केस में जो ट्रांसमिट हुई है कहां पर, x इज इक्वल टू 0 से, ये नेगेटिव क्वांटिटी है यहाँ पर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रिफ्लेक्ट कहां से हुई है, जो कि x इज इक्वल टू a के ऊपर रिप्रेजेंट हुई है। अब अगर हम इस रीजन 3 के अंदर इस क्रोनविजर को अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इस केस में फिर पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। पोटेंशियल अगर 0 हो गया स्टूडेंट यहाँ पर, तो सिर्फ यहाँ पर वो यही केस आएगा, लेकिन इसमें साइन 3 की वैल्यू, इस रीजन नंबर 3 की मैं बात करूं, रीजन 3 की, तो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 3 हो जाएगी यहाँ पर, जो पार्टिकल के हमें क्या देगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर साइन 3 की हो गया, यहाँ पर भी साइन 3 हो गया, और इस केस में ये साई 3 हो गया, क्योंकि इसको हमने क्या पुट किया हुआ है, ऑलरेडी k1 स्क्वायर पुट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्योंकि इसमें v, इस रीजन के अंदर v0 है तो v0 इंप्लीमेंट किया ना इस रीजन के अंदर, तो इसमें v0 पुट किया तो ये चीज बनी, ये चीज बनी, तो इसको हमने k1 स्क्वायर पुट कर रखा है, तो इस रीजन में वेव फंक्शन की वैल्यू 3 है। तो अब ये फिर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर इसका हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये साइन 3 आएगा। ठीक है, अब साइन 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 3 अगर 0 हो गया तो इस रीजन के अंदर हम पार्टिकल की कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन को नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या हो गया, d, ये दिस इज इक्वल टू डी, ये वाली क्वांटिटी को 0 करना होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब d इसको k1 स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये बन गया, ये हमारे पास क्या आ गया, d इज इक्वल टू प्लस माइनस आएगा आ गया। तो इस केस में फिर दो क्वांटिटी बन गई, इसका मतलब इस केस में अगर हम देखते हैं तो क्या बना हमारे पास, साई 3 इज इक्वल टू सोल्यूशन जो बना
क्या बना, साई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये डी, यहाँ पर सी, दोनों कांस्टेंट सेम नहीं आएंगे, आपको लिखना है डी, यहाँ पर ये डी, इसका मतलब इस रीजन के अंदर ये सॉल्यूशन है। अब साई 3 क्या बनने वाला है, देखिए साई 3 की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास दो रूट हैं, क्या बनेगा, हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं ई रेज टू पावर माइ प्लस आइटा k1x प्लस एफ ई रेज टू पावर माइनस आइटा k1x, ये दूसरा रूट बन गया। ये रीजन 3 के अंदर है, ये रीजन नंबर 2 के अंदर है। अब देखिए ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब वेव ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रांसमिटेड वेव को। और ट्रांसमिट कहां से हुई है, x इज इक्वल टू a के ऊपर। यहां पर आपको ध्यान देना है, ये ट्रांसमिटेड वेव कहां से हुई है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a के ऊपर। इसके बाद ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये क्वांटिटी रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इस केस में क्या रिफ्लेक्टेड वेव है, नहीं है, क्योंकि इससे आगे कोई भी डिस्कंटिन्यूटी नहीं आने वाली। अगर डिस्कंटिन्यूटी ही नहीं आएगी तो क्या कोई रिफ्लेक्टेड वेव आएगी, नहीं आएगी। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है इस केस के अंदर क्या है, 0 है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्लेक्टेड ही नहीं है तो ये क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब f की वैल्यू यहां पर क्या है, 0 है। तो ये क्वांटिटी मैंने क्या कर दी है, 0 कर दी है। तो इस केस में जो हमारे पास वेव फंक्शन बना है वो क्या बना है, सिर्फ ये बना है। आप समझ चुके हैं इस चीज को। इसका मतलब अब मैं इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को निकालना चाह रहा हूं, और मैं कैसे निकालना चाह रहा हूं इसको आपको यहां पर समझा दो स्टूडेंट। देखिए पहले मैं इस डायग्राम को तभी नहीं रब करना चाह रहा हूं, जो मेरे पास ये इंसिडेंट वेव है, यहां पर मैं एक अजम्पशन लेके चलना चाह रहा हूं। जो ये इंसिडेंट वेव है ना, ये जो इंसिडेंट वेव है, ये जो इंसिडेंट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, यूनिट है, यूनिटी है, एक है। इसका मतलब अगर ये जो इंसिडेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा है, यूनिट है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि मैंने एक अप्रोक्सीमेशन फिक्स कर दी है, यहां पर a की वैल्यू को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, a कर दिया है। इसका मतलब b मेरे पास क्या चीज है इस केस में, रिफ्लेक्शन। तो मैं b की वैल्यू को इसके रिलेटिव में फिक्स कर रहा हूं, इसके रिलेटिव, a के रिलेटिव में। तो b की वैल्यू को मैंने फिक्स कर दिया है, जो b क्या चीज है, वो रिप्रेजेंट करेगा रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, ठीक है। और c एंड d कोफिशिएंट है, इनकी वैल्यू निकालेंगे इस रीजन में। हमें तो ट्रांसमिशन यहां मिलने वाला है, तो e जो है वो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो मेरे को ये अजम्पशंस इन में लगानी है और फिर हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू को निकालने वाले हैं। तो a की वैल्यू मैंने यहां पर देखिए इंप्लीमेंट की, तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या बन गया, मैं इन्हीं को मॉडिफाई कर दूं स्टूडेंट। यहाँ पे a की वैल्यू क्या बन गई, 1, ये 1 बन गई। b की वैल्यू क्या बन गई, देखिए b की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, r। c और d मेरे पास एज इट इज रहेंगे, और e की वैल्यू क्या बन गई, t। यानी कि मैं r और t की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहा हूं इन रिलेटिव टू 1। तो कैसे कैलकुलेट करें, जब हमने इस चीज को देखा तो यहां पर हमें सिर्फ बाउंड्री कंडीशंस दिखाई दी। और बाउंड्री कंडीशंस कैसे दिखाई दी, देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई इक्वेशन है हमने उसको देखा। और स्क्रोडिंजर के द्वारा दी गई इक्वेशन क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन है, डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0, आपको पता है। तो मेरे पास ये जो बाउंड्री कंडीशंस देखी हैं हमने, कैसे क्या क्या देखे हैं, देखिए अब आप पहली कंडीशन जानते हैं। पहली कंडीशन क्या, हम क्या जानते हैं, वेव फंक्शन की वैल्यू स्पेस के अंदर कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, नंबर 1।
जो हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, फाइनाइट होगी, स्पेस के अंदर कॉन्टिन्यूअस होगी और सिंगल वैल्यूड होगी, हम जानते हैं। नंबर 2, जो हमारे पास E एंड V नोट है, एनर्जी की वैल्यू कभी भी स्पेस के अंदर इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होती है। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आने वाला है स्टूडेंट, फाइनाइट आने वाला है। तो अब अगर हम इन अजम्पशंस को देखते हैं तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखो, ये डिफरेंस फाइनाइट है, ये साई फाइनाइट है, ये साई फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये m तो फाइनाइट है ही, h की वैल्यू भी फाइनाइट है। तो यहां पर इस डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आने वाली है, फाइनाइट आने वाली है। इसकी वैल्यू फाइनाइट मिलेगी हमें, फाइनाइट मिलेगी। ठीक है, फाइनाइट का मतलब नंबर मिलेगा कोई, जैसे मेरे को 2 मिल गए, यहां पर 2 मिल गए, फाइनाइट है। अगर इसकी वैल्यू अगर हमें ये मिली है तो इसका मतलब मेरे को ये कहना चाहिए डी साई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना आया होगा, जरूर 2x आया होगा। क्योंकि अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, तभी आएगा जब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। और इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ये तो फाइनाइट और ये क्या बन गया, ये कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस बन गया, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि x की वैल्यू की अगर मैं लूंगा तो ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसे कॉन्टिन्यूअस बनने वाला है। ये x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस बन गया ये फंक्शन। इसका मतलब ये क्या कहना, 2x क्या चीज है, ये क्या चीज है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब डी साई ओवर डी एक्स, x की यानी कि अगर x की इस वैल्यू के ऊपर बात करूं ना तो डी साई ओवर डी एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब इस पोजीशन के ऊपर ना, इस पोजीशन के ऊपर इस रीजन की वैल्यू भी और इस रीजन की वैल्यू दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इसके ऊपर तो सेम होंगी ही। आप जानते हैं इस पोजीशन के ऊपर निकालेंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस जो वैल्यू इस रीजन की है वही रीजन इस रीजन की है। तो इसका मतलब डी साई 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, डी साई 2 ओवर डी एक्स इस रीजन के ऊपर, इस कंडीशन पे। तो हमारे पास पहली बाउंड्री कंडीशन क्या आ गई स्टूडेंट, डी साई 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 ओवर डी एक्स, कहां पर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब ये यहां पर भी ये अगर यहाँ इस बाउंड्री के ऊपर भी, इसका मतलब इस रीजन के अंदर और इस रीजन के अंदर डी साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस है ये, इसका मैंने समझाया है। इसका मतलब डी साई 2 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी साई 3 ओवर डी एक्स, कहां पर, x इज इक्वल टू a के ऊपर। तो यानी कि मेरे पास जो एक x अलग बाउंड्री कंडीशन आई है वो क्या आई है, ये यहां से यहां पर ना लिखे, मैं इनको बाउंड्री कंडीशंस को अगर मैं सपोज करो स्टूडेंट यहां पर लिख लेता हूं। अब मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। तो क्या पहली बाउंड्री कंडीशन मेरे पास क्या आई है, डी साई 1 ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 ओवर डी एक्स, ये कहां पर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। सेकंड क्या बनी है, देखिए डी साई 2 ओवर डी एक्स, यहां पर इस रीजन के ऊपर इक्वल टू क्या है, डी साई 3 ओवर डी एक्स, ये कहां पर है, x इज इक्वल टू a के ऊपर है। अब मेरे पास नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशंस क्या बन रही है, देखिए अगर ये कॉन्टिन्यूअस आया है तो ये कॉन्टिन्यूअस कब आया होगा, देखिए यहां पर साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, साई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, साई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या चीज है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वेव फंक्शन की वैल्यू इस रीजन के ऊपर, इस बाउंड्री के ऊपर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब साई 1 की वैल्यू बराबर है साई 2 के इस कंडीशन के ऊपर, और क्या इस बाउंड्री के ऊपर साई 2 की वैल्यू बराबर है कहां पर, साई 3 के। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन, थर्ड एंड फोर्थ ले लो, जो थर्ड एंड फोर्थ बाउंड्री कंडीशन है वो क्या है, वेव फंक्शन की वैल्यू इस पोजीशन के ऊपर और इस पोजीशन के ऊपर दोनों, इस रीजन की, इस रीजन की, इस रीजन की, इस रीजन की क्या है, बराबर है। तो क्या बन गई, साई 1 इज इक्वल टू साई 2, कहां पर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और यहां पर साई 2 इज इक्वल टू क्या बन गई, साई 3 इज कहां पर, x इज इक्वल टू a के ऊपर।
ठीक है, चलिए अब हम इन बाउंड्री कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हुए इन वेव फंक्शन के अंदर किसकी वैल्यू निकालते हैं, आर और टी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि हम किसकी वैल्यू को निकालें, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की। तो स्टूडेंट आपके एग्जाम में ये आता है, कैलकुलेट रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन दिस केस। ये स्टूडेंट किसी भी बुक के अंदर नहीं मिलेगा जो कि मैंने कैलकुलेट किया है। तो देखिए, अगर हम इस पहली बाउंड्री कंडीशंस को इस के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या बनेगा, यानी कि मैं पहले ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, psi1 इन इक्वेशन इन रीजन 1 के अंदर ले लो। इन रीजन 1 के अंदर psi1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर अप्लाई करोगे तो देखो x इज इक्वल टू 0, psi1 की वैल्यू क्या बनेगी, इस e की पावर 0 1 प्लस r बन गया। तो यानी कि psi1 क्या बन गया, psi1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 1 e रेज टू पावर, चलो इंप्लीमेंट कर लो, psi1 की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 के ऊपर 0 प्लस r e रेज टू पावर आइटा माइनस आइटा k1 इंटू 0, तो ये 0 ही बन गया। तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू ये e की पावर 0 1 तो 1 प्लस r। psi2 कितना बन गया, psi2 की वैल्यू, ये कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं x इज इक्वल टू 0 पे, psi2 की वैल्यू ये है c e रेज टू पावर k2 0 प्लस d e रेज टू पावर माइनस k2 0। तो ये क्या बन गया, यहां से देखेंगे तो अब हम, तो दैट इज इक्वल टू c प्लस d बन गया। अब इस बाउंड्री के ऊपर तो x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये दोनों बराबर है, psi1 इज इक्वल टू psi2, तो ये लगाएंगे तो क्या बन गया, देखिए मेरे पास c प्लस d, इसको मैं पहले लिख लेता हूं psi2 की वैल्यू को, तो इक्वल टू क्या बन गया, 1 प्लस r, ये बन गया। इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दूं 1, ठीक है। अब देखिए, इस बाउंड्री कंडीशन को मैं पहले ये दोनों ले रहा हूं, ये इसके बाद a वाली ले लेंगे हम। इसको अप्लाई करोगे तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव करो इसका d psi1 ओवर dx इज इक्वल टू क्या बनने वाला है, 1 e रेज टू पावर आइटा k1x इंटू आइटा k1x का आइटा k1 प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस में चलो प्लस लिख लेते हैं r, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x और आइटा k1x का क्या आएगा, माइनस आइटा k1, ये आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन गया, देखिए ये आइटा k1 कॉमन निकाल लिया हमने दोनों में से, तो यहां पर क्या बन गया, 1 e रेज टू पावर आइटा k1x प्लस माइनस, इसके साथ माइनस था, ये माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे r e रेज टू पावर माइनस आइटा k1x। अब ये बाउंड्री कंडीशन एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 लगाओगे तो यहाँ पे x 0, यहाँ पे ये x 0, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, d psi1 ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0 पर आइटा k1 1 माइनस r, ये आ गया। अब सेकंड की निकालते हैं, d psi2 निकालोगे, d psi2 ओवर dx इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो c e रेज टू पावर k2x इंटू k2 माइनस प्लस कर लो पहले e रेज टू पावर माइनस k2x और यहाँ पे माइनस k2, माइनस इस k2 को कॉमन निकाल लो, k2 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या आ गया, c e रेज टू पावर k2x माइनस d e रेज टू पावर माइनस k2x, ये माइनस कर दिया इसने। तो यहाँ पे x, इसकी वैल्यू निकालेंगे d psi2 ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर, तो क्या आएगा, x0 1 तो c माइनस d, तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल टू k2c माइनस d। अब बाउंड्री कंडीशन क्या है, d psi1 ओवर dx इज इक्वल टू d psi2 ओवर dx। ये कंडीशन यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या बन गया, देखिए यहां से इसको आइटा k1 1 माइनस r इज इक्वल टू क्या हो गया, k2 c माइनस d, ये बन गया। c माइनस डी की वैल्यू निकालूंगा तो c माइनस डी की वैल्यू इस k2 को इसके नीचे ले आऊंगा, आइटा k1
अपॉन K2 इंटू 1 माइनस आर। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, इसको भी मैं यहीं पर लिख लेता हूं, C प्लस डी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस आर। अब मैंने क्या किया, देखिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, एडिंग ऐड किया तो क्या आ गया, 2C आ गया इज इक्वल टू, यहां से देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पे 1 प्लस इसके साथ ये आएगा 1 प्लस आइटा K1 अपॉन K2। ठीक है, और इसमें R कॉमन आने वाला है, प्लस R कॉमन निकाल लिया, लेकिन ये टर्म प्लस है, ये टर्म इसके साथ माइनस बन गई, 1 माइनस आइटा K1 अपॉन K2। ठीक है, देखिए माइनस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, R कॉमन निकाल लिया। अब सबट्रैक्ट कर दिया हमने इन दोनों को, सब्ट्रैक्टिंग किसको किया हमने, देखिए अब हमें डी की वैल्यू निकालनी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से इसको, यानी कि ये प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, तो यानी कि ये माइनस, तो ये 2C कट गया, ये 2C तो कट जाएगा, 2D बच गया इधर, 2D इज इक्वल टू, इधर से देखिए ये माइनस बन गया और ये प्लस बन जाएगा, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस आइटा K1 अपॉन K2, और क्या आ गया यहाँ पर, ये प्लस बन गया, तो यहां से R, यहां से 1 प्लस आइटा K1 अपॉन K2, ये आ गया। ठीक है, यानी कि अब मैं यहाँ पे 2C की वैल्यू लिख लूं, कभी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर लेंगे। 2C क्या आ गया मेरे पास, 2C इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा K1 अपॉन K2 प्लस R इंटू 1 माइनस आइटा K1 अपॉन K2, और 2D कितना आ गया मेरे पास, 2D कम्स आउट टू बी 1 माइनस आइटा K1 अपॉन K2 और प्लस R 1 प्लस आइटा K1 ओवर K2, ये आ। ठीक है, अब हम इस बाउंड्री कंडीशंस को इंप्लीमेंट करते हैं। इन बाउंड्री कंडीशंस को इंप्लीमेंट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या आने वाला है, यहां पर अब हम psi2 इज इक्वल टू psi1 ये लेते हैं पहले, यानी कि psi2 इज इक्वल टू psi3, psi2 इज इक्वल टू psi3, ये इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ए। मैं यहीं पर एक्स की वैल्यू ए को पुट कर दूं तो यहां से क्या बन गया, देखो सी ई रेज टू पावर, ये क्या लगा रहा हूं मैं, psi2 इज इक्वल टू psi3 एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहां पर psi2 ये है, तो ये क्या है, सी ई रेज टू पावर K2 A प्लस डी ई रेज टू पावर माइनस K2A इज इक्वल टू psi3 ये t ई रेज टू पावर आइटा K1A। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी बाउंड्री कंडीशन d psi2 मैंने पहला केस बता दिया था, अब मैं यहीं पर डायरेक्ट बता दूंगा आपको, d psi3 और dx एट x इज इक्वल टू a। देखो d psi2 इसका डिफरेंशिएट करोगे ना, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो K2 यानी कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो c K2 ई रेज टू पावर K2 x आना चाहिए, a के ऊपर निकाल रहा हूं। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आएगा, तो d K2 आएगा ई रेज टू पावर माइनस K2, बाउंड्री कंडीशन a के ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t आइटा K1 ई रेज टू पावर आइटा K1 और x कहां पर, a के ऊपर। ठीक है, हमने बाउंड्री कंडीशंस को लगा दिया, तो यहां से K2 को कॉमन निकाल लो, K2 को कॉमन निकाल लिया यहां से, तो ये K2 यहां पे आ गया, K2 को मैं यहां से हटा दूं और मैं यहां पे ले आऊं इसके नीचे, तो देखिए मेरे पास क्या बन गया, C ई रेज टू पावर K2A माइनस डी ई रेज टू पावर माइनस K2A इज इक्वल टू आइटा K1 अपॉन K2 ई रेज टू पावर t ई रेज टू पावर आइटा K1A। बड़ा ध्यान से करना है। एक मेरे पास बाउंड्री कंडीशन ये है, C ई रेज टू पावर K2A प्लस डी ई रेज टू पावर माइनस K2A इज इक्वल टू t ई रेज टू पावर आइटा K1A।
अब इन दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर दें। एडिंग करोगे ना, नंबर 1 देखो यहां पर मैं ऐड करता हूं, एडिंग बोथ दीज इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो ये 2 टाइम हो गया 2c e रेज टू पावर k2a इज इक्वल टू क्या बन गया, यहां से t और ये पूरा फैक्टर कॉमन आ गया, ये भी है दोनों में, तो यहां से t e रेज टू पावर आइटा k1a कॉमन, और यहां से क्या बन गया 1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2। ठीक है, इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहां से ये वाला फैक्टर कट गया और ये कितना हो गया 2d e रेज टू पावर माइनस k2a इज इक्वल टू, यहां से ये तो पूरा फैक्टर फिर कॉमन आ गया, 1 माइनस क्या बचे t e रेज टू पावर आइटा k1a, और ये क्या आ गया 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2। ठीक है, देखिए अभी हमने 2c की वैल्यू निकाली थी, ये वैल्यू उठाएं और यहां पर पुट कर दें, 2d की वैल्यू को उठाएं और यहां पर पुट कर दें। तो देखिए पुट करो यहां पर, जब पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, देखिए यहां से 2c की वैल्यू को उठाएं और पुट करें तो 1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2, ये मैं प्लस r 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2 इंटू ये भूलना नहीं है, e रेज टू पावर k2a इज इक्वल टू t e रेज टू पावर आइटा k1a इंटू 1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2। ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो ये क्या बनने वाली है, देखिए यहां पर पुट करेंगे तो ये बड़ी ब्रैकेट लगानी है, पहले 2d की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2 प्लस r इंटू 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2, यहां पर 2d, यहां पर माइनस था, यहां पर ये प्लस है, आइटा k1 ब्रैकेट लगा दिया है, इसके बाद ये ब्रैकेट और e की पावर माइनस k2a इज इक्वल टू t e रेज टू पावर आइटा k1a इंटू 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2। देखिए अब इन दोनों को डिवाइड कर देना है, डिवाइड करेंगे ना तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा और इधर तो क्या बच जाएगा, देखिए इन दोनों को ऐसे डिवाइड कर देना है। मैं डिवाइड कर दूंगा तो देखिए मैं अभी ऐसे डिवाइड कर दिया है, इधर से इसको और इधर से इसको, इसके बाद इसको मिटा देंगे तो ये वाला फैक्टर इससे कट गया, तो इधर क्या बचा 1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2, और इधर क्या बचा 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2। ठीक है, इधर ये एज इट इज बचेगा, तो क्या बचेगा, देखिए इधर क्या बचने वाला है 1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2 प्लस r 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2 e रेज टू पावर k2a, और ये ब्रैकेट ऐसे बंद करना है। इसको डिवाइड किया तो ये नीचे 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2 प्लस r, यहाँ पे 1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2 इंटू e रेज टू पावर माइनस k2a। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इसको इधर से इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर देखिए तो ये क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बनने वाला है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आएगा माइनस इसका स्क्वायर इंटू दिस स्क्वायर आइटा अपॉन k1 अपॉन k2 का स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 1, तो ये क्या हो गया -1 प्लस 1 इसकी वैल्यू 1, और ये क्या हो गया k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर सेम है, तो प्लस r 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर k2a इक्वल टू, अब मैं इक्वल टू को यहीं पर लिख लूं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये फिर वही हो गया 1 प्लस ये a माइनस बी a प्लस बी, तो ये क्या बन गया
1 प्लस k1 स्क्वेयर अपॉन k2 स्क्वेयर ब्रैकेट इक्वल प्लस r, और यहां पर दोनों ये a प्लस इस दोनों का स्क्वेयर हो गया, a1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2 इसका होल स्क्वेयर इंटू ई रेज टू पावर माइनस k2a। ये फैक्टर भूलना नहीं है। और इधर क्या बचा हमारे पास, यहां से जब इसको डिवाइड किया था तो ये बचा है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला इस वाले फैक्टर को इधर ले आओ, इस वाले फैक्टर को इधर लेके आओगे तो ये दोनों में कॉमन, तो यहां से मैंने सिंप्लीफाई किया। देखो 1 प्लस k1 स्क्वेयर अपॉन k2 स्क्वेयर को कॉमन ले लिया, और इसके साथ क्या रह गया, इसके साथ तो ये फैक्टर आएगा e की पावर k2a, और इधर से ये आएगा तो माइनस e रेज टू पावर माइनस k2a ये आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू, इसको उधर लेके जाएंगे। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये r दोनों में कॉमन आएगा, r को कॉमन निकाल लिया, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो होल स्क्वायर ओपन कर लो, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 प्लस देखिए इसका आइटा स्क्वायर तो ये माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर इन प्लस 2 आइटा k1 k2 नीचे ये आ जाएगा, इंटू इसके साथ क्या आएगा e रेज टू पावर माइनस k2a, और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा ओपन, तो यहां से इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो देखिए 1, और इसका स्क्वायर करोगे प्लस आइटा स्क्वायर अपॉन के, आइटा स्क्वायर का क्या होगा माइनस, तो k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर, और इसका 2 आइटा k1 k2 ये आ गया, इंटू इसके साथ ये पूरा फैक्टर उधर गया है तो ये माइनस लगा लिया हमने e रेज टू पावर k2a ये आ गया मेरे पास, ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए आप ये जानते हैं, हम साइन हाइपरबोलिक जानते हैं। देखिए साइन हाइपरबोलिक क्या होता है हमारे पास, e रेज टू साइन हाइपरबोलिक k2a, या मैं x लिख दूं, साइन हाइपरबोलिक x हम जानते हैं मैथमेटिकली, e रेज टू पावर x प्लस माइनस e रेज टू पावर माइनस x बाई 2 ये होता है। ठीक है, एंड कोस हाइपरबोलिक क्या होता है, कोस हाइपरबोलिक x होता है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर माइनस x बाई 2 ये होता है, आप सब जानते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर मेरे पास तो k2 है ना, अगर मैं देखो इन दोनों को ऐड करूं ये दिस, तो यानी कि यहां पर k2 ले लूं k2a, तो यहां पर क्या हो गया मेरे पास k2a, और यहां पर क्या हो गया मेरे पास k2a, यहां पर क्या ले लू मैं cos k2a, तो ये क्या बन गया मेरे पास k2a, और यहां पर ये क्या बन गया k2a, ये ध्यान देना ये 2 को अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इसमें ये कब आएगी, ये वैल्यू कब आएगी, यानी कि अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये वाली टर्म कट जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू देखो e रेज टू पावर k2 कब आने वाली है, यानी कि यहां से ये चाहिए मेरे को, इसमें ये है तो इस 2 को मैं यहां पे ले आऊं, इस 2 को यहां पे ले आऊं, तो ये देखिए इस दिस ये दोनों ये वाला फैक्टर इसके बराबर है ना, तो इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं, तो ये लिखेंगे तो क्या बना हमारे पास, देखिए ब्रैकेट 1 प्लस k1 स्क्वेयर अपॉन k2 स्क्वेयर, और ये क्या बन गया स्टूडेंट 2 साइन हाइपरबोलिक k2a, ये तो ये बन गया इधर तो इक्वल टू r। अब यहां पे देखिए इन दोनों में देखिए ये वाला फैक्टर दोनों में है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस k1 स्क्वेयर अपॉन k2 स्क्वेयर को मैं कॉमन निकाल लू इन दोनों फैक्टर में से, तो ये क्या आ गया, देखिए इधर क्या आ गया e की पावर माइनस k2a, और ये माइनस है माइनस, और ये इसके साथ आएगा तो e की पावर k2a। ठीक है, ये बन गया, और यहां पे देखिए प्लस है, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस क्योंकि इसको माइनस बना देगा, और ये दोनों में कॉमन है तो हमने प्लस 2 आइटा k1 अपॉन k2 को कॉमन निकाल लिया, यहां पर ये प्लस है और ये माइनस e रेज टू पावर माइनस k2a, और ये क्या हो गया माइनस e रेज टू पावर k2a, ये बन गया। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद कर दें यहां से।
अब देखिए, तो ये क्या बनने वाला है स्टूडेंट, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आर। यहां से देखिए, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये प्लस बन जाएगा, ये तो प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया। अब इसको देखिए, यही तो है k2 e रेज टू पावर k2 माइनस माइनस ये रहा माइनस ये वाला फैक्टर, तो ये क्या बन गया, यहां से माइनस को हमने लिखा 1 माइनस k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर, और ये क्या बन गया साइन हाइपरबोलिक 2 टाइम 2 साइन हाइपरबोलिक 2 टाइम साइन हाइपरबोलिक क्या बन गया, ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक k2a ये बन गया। ठीक है, इसके बाद इसको लिखें प्लस 2 आइटा k1 अपॉन k2, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए दिस माइनस दिस, ये देखिए क्या है, ये चीज हमारे पास इसमें से क्या बनने वाला है, देखिए यहां पर हमने कुछ मिस्टेक की है शायद, आई थिंक यहां पर इसका होल स्क्वायर हमने इधर लेके आए थे, इसका होल स्क्वायर यहां पर ये माइनस का था स्टूडेंट, तो ये माइनस आने वाला है, यही तो मिस्टेक हुई है। देखिए दिस स्क्वायर ये आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा प्लस आइटा स्क्वायर -1 हो गया और के स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ना तो -2 टाइम आइटा k1 अपॉन k2 आएगा, और इस पूरे फैक्टर को हम इधर उठा के ले आए हैं तो माइनस ये रहा, तो यहां पर ये माइनस ना इसको प्लस कर देगा। ठीक है, ये माइनस जब अंदर लेके जाएंगे ना 2 आइटा, ये तो कॉमन आ गया, और ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, और इसको देखिए दिस ये रहा k2 प्लस ये रहा, तो ये 2 टाइम क्या आ गया 2 टाइम कोस ऑफ कोस हाइपरबोलिक k2a ये बन गया। बड़ी ध्यान से करना है, बड़ी मिस्टेक नहीं करना, तो यहां पे ध्यान देना, ये पूरा फैक्टर क्योंकि r को हमने कॉमन निकाला था, ये देखो r को इसमें से कॉमन निकाला था, इसको तो हमने ओपन यहां कर दिया था, ये वाला फैक्टर आ गया था, इसको हमने इधर लेके गए थे तो इसको ओपन किया ये बना, और इसका ये फैक्टर ये आ गया था। ठीक है, तो यहां से देखिए और क्या बनने वाला है स्टूडेंट, यहां से अब मैं इसको थोड़ा सा इसको हटा दूं, यहां से इसको मैंने हटा दिया है, तो यहां से देखिए r की वैल्यू ये इधर तो क्या आ गया 2 साइन हाइपरबोलिक k2a, और यहां से देखिए एलसीएम ले लो k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर, ये k2 है इक्वल टू, इसको हटा दो यहां से, इक्वल टू क्या आने वाला है r, यहां पे देखिए माइनस है ना, माइनस को अंदर ले लो तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा यहां से पहले, तो यहां से k इसका एलसीएम लोगे तो k2 स्क्वायर, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो k1 स्क्वायर, तो यहां पे क्या हो गया k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर। ठीक है, k1 ये दिस इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक k2a, मिस्टेक्स नहीं करनी है, पहले इसी को ओपन कर लो, देखिए क्या बनेगा k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर अपॉन k2 स्क्वायर, ये बनने वाला है। तो इसको देखिए अगर ये बनेगा तो इस माइनस को अंदर लेके जाओगे ना तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, यही तो चीज है। ठीक है, अब यहां से देखिए प्लस 2 टाइम 4 टाइम ये क्या हो गया आइटा k1 अपॉन k2 कोस हाइपरबोलिक k2a, ये बन गया। ब्रैकेट बंद कर दो अब यहां से, तो यहां से 2 को कॉमन निकालो, 2 को कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकलेगा यहां से, और यहां से 2 कॉमन निकलेगा तो 2, और 2 बाहर आएगा, 2 से 2 ये कट गया, तो यहां पर हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, r की जो वैल्यू निकल के आई, अब मैं यहां से इसको हटा दूं, ये बहुत ध्यान देना है आपको, मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो r की जो वैल्यू निकल के आई है मैं उसको यहां लिख लूं, तो r कम्स आउट टू बी कितना आया, दिस साइन हाइपरबोलिक k2a इंटू, देखो पहले यहां पर ये k2 स्क्वायर को काट दो, एलसीएम ले लो, इस k1 k2 स्क्वायर और यहाँ पे k2 है ना, तो एक k2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, k2 था नीचे, k स्क्वायर को एलसीएम लोगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको लिख लो k2 स्क्वायर अपॉन क्या आ गया अपॉन दिस
ये पूरा फैक्टर ये वाला, तो ये k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a, ये आ गया। ठीक है, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम ये हमारे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आई है, लेकिन इमेजिनरी में आइए अभी बात करेंगे। अब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, तो इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए मैंने इसको अभी तक ऐसे ही नहीं मिटाया था, यहाँ पे डिवाइड किया था ना। ये मेरे पास एक इक्वेशन थी, आपको याद हो तो, इसमें ये कब आई थी हमारे पास ये 2c की वैल्यू यहां पर पुट की थी इंटू दिस ये थी, यहां पर 2c की वैल्यू को पुट किया था तो ये बन गया था, या इसमें 2d की वैल्यू को पुट किया था तो ये बन गया था। अब इसमें r की वैल्यू को पुट कर दो t की वैल्यू को निकालने के लिए इस इक्वेशन में, तो पुट करेंगे ना तो क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2 प्लस r की वैल्यू पुट करो, ये साइन, यानी कि पहले मैं इसको ले लूं k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इंटू यहां से 1 प्लस आइटा k1 अपॉन k2, ठीक है, और क्या हो गया साइन k2a अपॉन यहां से k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a, और ये ब्रैकेट के साथ ये पूरी ब्रैकेट बन ये वाली, ये e रेज टू पावर माइनस k2a इज इक्वल टू t टाइम e रेज टू पावर आइटा k1a और 1 माइनस आइटा k1 अपॉन k2। ठीक है, अब यहां से देखिए एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन गया k2, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो k2 अपॉन k2, इसका एलसीएम लेंगे तो k2 एलसीएम अपॉन k2, और ये k2 कॉमन निकाल के इसे काट देंगे स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, यानी कि यहीं पे सोल्व कर लो, या तो यहां पे सोल्व करोगे ना फिर वैल्यू पुट कर देना। देखिए मैं यहां पे नहीं आपको समझाना चाह रहा, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो यहां पे सोल्व करो इसको पहले, k2 माइनस आइटा k1 अपॉन k2 ये बन गया, प्लस r यहां से इसको k2 प्लस आइटा k1 अपॉन k2 ब्रैकेट बंद e रेज टू पावर माइनस k2a इज इक्वल टू यहां से t e रेज टू पावर आइटा k1a, यहां पे एलसीएम लिया है तो k1 माइनस आइटा k1 अपॉन ये k2 है, ध्यान देना k2 है तो ये k2, ठीक है, ये k2 एलसीएम लेके इससे कट जाएगा, यहां पर एलसीएम लोगे ना k2 तो क्या आ जाएगा, देखिए k2 माइनस आइटा k1 प्लस r k2 प्लस आइटा k1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस k2a इज इक्वल टू t ई रेज टू पावर आइटा k1a इंटू k2 माइनस आइटा k1। स्टेप्स एक आधा मिस करना पड़ता है। अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट करेंगे ना, देखिए क्या बनने वाला है, k2 माइनस आइटा k1 r की प्लस ये वैल्यू पुट करेंगे तो k2 प्लस आइटा k1, यहां से ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये k2 इस वाले फैक्टर को मैं पहले लिख रहा हूं, k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक k2a अपॉन k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a इंटू ये इंटू क्या है, इसके साथ पूरी के साथ ब्रैकेट बंद और e रेज टू पावर माइनस k2a इज इक्वल टू t टाइम e रेज टू पावर आइटा k1a k2 माइनस आइटा k1, ये आ गया।
ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकता हूं, k2 स्क्वायर माइनस आइटा k1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि इसका देखिए स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, k2 स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर k1 स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारे पास आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये क्या बन गया k2 प्लस आइटा k1, यही तो बन गया, प्लस इसका ये आइटा नहीं आइटा स्क्वायर, इसको प्लस यही तो बन गया, देखिए स्क्वायर है k2 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसकी वैल्यू -1 बन गई ना, -1 इसको प्लस बना देगी तो k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू को यानी कि इसकी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूं, ये पुट कर दूं, तो यहां पर ही पुट कर दूं, यहीं पर ये क्या पुट कर दूं, ये k2 स्क्वायर माइनस आइटा k1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर करोगे तो देखिए क्या बनेगा, देखिए अब मैं इसको एक स्टेप यहीं पर कर दूं, के स्क्वायर माइनस आइटा k1 ये इसका स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, k2 प्लस आइटा k1 इंटू k2 माइनस आइटा k1, ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये देखिए ये वाला फैक्टर यहां पर भी है, तो कॉमन निकाल ले दोनों में से, मैं अब यहां पर लिखूंगा, तो इसको मैं क्या लिख दूं, अब इसको मैं यहीं से मिटा दूं यहां पर, और यहीं ये वैल्यू लिख दूं, तो क्या लिख दूंगा मैं, k2 प्लस आइटा k1 इंटू k2 माइनस आइटा k1, ठीक है, एक स्टेप मैंने कम कर दिया है। अब देखिए तो यहां पर क्या करें, ये वाला फैक्टर दोनों में कॉमन आ गया, तो यहां पे क्या बच गया 1 प्लस, और यहां पर क्या बचा k2 प्लस आइटा k1 का होल स्क्वायर, ये दिस प्लस दिस सेम है, इंटू होल स्क्वायर हो गया साइन हाइपरबोलिक k2a अपॉन नीचे क्या आ गया मेरा k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर, ये k2 है साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a, और इसके साथ e रेज टू पावर माइनस k2a, और क्या कॉमन निकाला था उसके साथ ये फैक्टर देखो k2 माइनस आइटा k1 कॉमन निकाला है ना हमने, तो ये इक्वल टू टी ई रेज टू पावर आइटा k1a इंटू k2 माइनस आइटा k1, ये इससे कट गया, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बन गया देखिए, इसका जब एलसीएम लेंगे हम तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है, ये तो एलसीएम लो यहां से, इसको एलसीएम लेंगे तो दिस एक के साथ ये पूरा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a, ये साइन हाइपरबोलिक है, यहां पर मिस्टेक मत करना, साइन कहीं पर भी नहीं है, साइन हाइपरबोलिक है k2a। इसके बाद मैं ये लिख लूं, इसके साथ में चलो इसी का एलसीएम ले लें, तो प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a, और प्लस क्या आएगा, प्लस ये इसका एलसीएम, इसको होल स्क्वायर ओपन कर दो, k2 स्क्वायर माइनस देखो ये क्या हो जाएगा, आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस कर देगा k1 स्क्वायर, और प्लस टाइम क्या आएगा 2 टाइम आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक्स, यानी कि इसके साथ 2 आइटा k1 k2 इंटू सारे के साथ क्या है हमारे पास साइन k2a हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, ये मिस्टेक्स मत करना, साइन k2a, और इसके साथ पूरी ब्रैकेट के साथ क्या चीज है मल्टीप्लाई e रेज टू पावर माइनस k2a इक्वल टू किसके बराबर आ गया, t इंटू ई रेज टू पावर आइटा k1a, ठीक है। अब ये खत्म हो गया हमारा यहां से। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए k2 k1 है यहां पर, तो यानी कि यहां से मैं क्या कर लूं, इन दोनों को कंबाइन करना है, तो देखिए इन दोनों को कंबाइन, ये k2
साइन आएगा, यहाँ पर K2 माइनस है, ये K1 है, तो ये कट जाएगा ये वाला फैक्टर तो इसके साथ। यानी कि देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर मैं इसको लिख के दिखा दूं, K2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक K2A आएगा माइनस K1 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक K2A, इसको लिखा है दोनों फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आएगा, ये वाला प्लस, ये माइनस कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो यानी कि ये फैक्टर पूरा हमारा खत्म हो गया। और यहां से क्या खत्म हो गया, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया। इसके नीचे भी तो आने वाला है स्टूडेंट, वो नीचे मिटा दिया हमने। इसके नीचे क्या आएगा, एलसीएम जो लिया था, एलसीएम हमने लिया था वो आया था K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर, ये रब नहीं करना है, साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि मैं यहां से लिख दूंगा, यही था मेरे नीचे, K2A प्लस 2 आइटा K1 K2 कोस हाइपरबोलिक K2A, ठीक है। और ये इसके साथ ये मल्टीप्लाई है। देखिए अब इसको क्या लिखें, यहां से ये 2 आइटा K1 K2 को कॉमन निकाल ले, निकालो, तो यहां से क्या बचा, 2 आइटा K1 K2 को कॉमन निकाल लिया, तो ऊपर क्या बचा, कोस माइनस कोस हाइपरबोलिक K2A माइनस साइन हाइपरबोलिक K2A इंटू ये ब्रैकेट 1 अपॉन डिवाइडेड में क्या है, ये वाला फैक्टर K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक K2A प्लस 2 आइटा K1 K2 कोस हाइपरबोलिक K2A, और साथ में क्या है इसकी ये वाला फैक्टर e रेज टू पावर माइनस K2A इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये देखो क्या था हमारे पास, साइन हाइपरबोलिक हम जानते हैं ना, साइन हाइपरबोलिक क्या बनता है, साइन हाइपरबोलिक K2A इज इक्वल टू ई रेज टू पावर K2A माइनस ई रेज टू पावर माइनस K2A अपॉन 2, और कोस क्या बनता है, कोस हाइपरबोलिक K2A ई रेज टू पावर K2A प्लस ई रेज टू पावर माइनस K2A अपॉन 2, यही तो बनता है। अगर इसका मतलब इसमें से इसको माइनस करें, ये माइनस तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, ये बन गया। इसका मतलब हमारे पास यहां से देखिए क्या आया, और यहां से ये हमारे पास क्या बनने वाला है, यानी कि इसमें 2 आइटा यहां पर ये आया है मेरे पास, ये प्लस ये प्लस, ये भी दोनों प्लस है, तो ये स्टूडेंट यहां पर इस 2 K1 K2 को कॉमन निकालेंगे ना, इसको यहां से ये कॉमन निकाला, इसमें से इसको कॉमन निकाला, यहां पे ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो स्टूडेंट यहां पर ये प्लस आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये माइनस होता है यहाँ पे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला फैक्टर 2 एलसीएम लेंगे ना, तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ई रेज टू पावर K2A माइनस ई रेज टू पावर माइनस K2A बाई 2 है, ऐड करेंगे प्लस ई रेज टू पावर K2A प्लस ई रेज टू पावर माइनस K2A, एलसीएम 2 लेंगे ना तो ये ऐसे बन जाएगा, ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल बन जाएगा, ये 2 टाइम हो गया, 2 टाइम अपॉन 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ई रेज टू पावर K2A, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट कम्स आउट टू बी ई रेज टू पावर K2A। ये ध्यान देना, मिस्टेक्स नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये कॉमन निकाला तो क्या बना, कोस प्लस साइन, ये बनेगा, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई। अब इन दोनों की बेस सेम है, तो ये पावर e की पावर 0 और e की पावर 0 क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये वैल्यू हमारे पास इसकी t की वैल्यू आ गई। तो देखिए t की वैल्यू क्या बनी स्टूडेंट, अब यहां से मैं यहां पे लिख दूं, तो t की वैल्यू निकालेंगे ना, तो t की वैल्यू ये वाला फैक्टर इसके नीचे आएगा, इसके नीचे, तो इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा, e की पावर माइनस आइटा K1A, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 2 आइटा K1 K2 इंटू ई रेज टू पावर माइनस आइटा K1A अपॉन K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर
साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, अब ये दोनों कोफिशिएंट हैं r और t, ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, लेकिन दोनों के दोनों क्या हैं, यहां पर इमेजिनरी हैं। आइटा यहां पर भी है और आइटा यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट, यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू हम कैलकुलेट करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन हम जानते हैं कैसे निकाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन को निकालने के, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होती है आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू साई स्टार इंटू साई, यही तो होती है जिसको हम लिखते हैं साई स्क्वायर। तो अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन तो क्या बन जाएगी यहां पर, दैट इज इक्वल टू आर स्टार इंटू आर, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या बन जाएगी, पी टी स्टार इंटू टी। क्योंकि हमें यहां पर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन। हम इसी चीज को तो स्टडी करना चाह रहे हैं अपने इस केस के अंदर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, रीजन 2 को ट्रांसमिट करके रीजन 3 में मिलने की पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी, यही तो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस चीज को निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए यहां से हमने पहले r की वैल्यू निकाली, तो r ये किसका आ गया हमारे पास, रिफ्लेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट कम्स आउट टू बी r स्टार इंटू r, और ये कितनी आएगी, इसका हम पहले कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेंगे, k2a k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, आप जानते हैं तो इसका k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबोलिक k2a, फ्लेक्स लेंगे ना तो आइटा वाली टर्म क्या हो गई, नेगेटिव 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a, मल्टीप्लाई कर दो इसी फैक्टर से, तो साइन हाइपरबोलिक k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक क्या चीज है ये, साइन हाइपरबोलिक k2a इंटू k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस, यहां पे प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या नीचे क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहां पे क्या बन गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस स्क्वायर हो गया, दिस मल्टीप्लाई दिस स्क्वायर हो गया, तो यहां पे क्या हो गया, k2 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक k2a अपॉन k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक का k स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आइटा स्क्वायर होगा, आइटा स्क्वायर क्या करेगा, माइनस माइनस, ये इन दोनों का माइनस तो प्लस बन गया, 4 टाइम k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a, ये आपको स्टेप्स आने चाहिए। ये रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन निकाले तो क्या निकलेगी, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या बनने वाली है स्टूडेंट, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं इसको, दैट इज इक्वल टू, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे पहले, माइनस 2 आइटा k1 k2 ई रेज टू पावर, कॉम्प्लेक्स लेंगे तो प्लस आइटा k1a अपॉन
इसका क्या आएगा k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a माइनस, क्योंकि आई कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a। इसी से मल्टीप्लाई कर दें, 2 आइटा k1 k2 e रेज टू पावर माइनस आइटा k1a अपॉन, ये फैक्टर एज इट इज आ गया, k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक k2a प्लस 2 आइटा k1 k2 कोस हाइपरबोलिक k2a। अब ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा स्क्वायर माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 2 4, तो ये क्या बन गया, टी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन क्या बन गया 4 k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर, ई ये प्लस है ये माइनस है, तो e रेज टू पावर 0 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो ये दिस, ये माइनस ये प्लस, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा k1 स्क्वायर माइनस k2 स्क्वायर अपॉन साइन हाइपरबोलिक k2a माइनस प्लस 4k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर और कोस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये स्क्वायर आएगा, दिस का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर k2a। अब देखिए, तो ये क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन, जिसकी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर है ना तो हमेशा 1 से कम आएगी। अब यहां पर देखिए, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, 1 से कम आने वाली है, लेकिन क्या आएगी पॉजिटिव, ये के स्क्वायर आएगा, यहां पर ध्यान देना, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, और ये क्या आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है, ठीक है, पॉजिटिव आएगी। और ये हमारे पास जब इसको हम स्टडी करते हैं तो हमने क्या देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन विच इज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, तो ये क्या ग्राफिकली कहना चाह रही है, उस चीज को मैं अब आपको समझा रहा हूं। यानी कि ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, वो क्या है, पॉजिटिव है, एग्जिस्ट करेगा, और 1 से कम है, यानी कि टोटली ट्रांसमिशन नहीं होगा, कुछ रिफ्लेक्शन भी अकर करेगा। चलिए अब इस प्रॉब्लम को हम स्टडी करते हैं ग्राफिकली। स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या कैलकुलेट किया है, जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन निकाला है उसकी वैल्यू को अगर हम देखते हैं तो वो सबसे पहले क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू 1 से कम आएगी, एक्सपेरिमेंटली ऐसा स्टडी किया गया। तो यानी कि ये क्या कहता है, ट्रांसमिशन अकर करेगा, किन कंडीशंस पर अकर करेगा, उस चीज को अब हम ग्राफिकली समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमने क्या लिया है, जो हम अपने प्रॉब्लम को लेके चले थे, पोटेंशियल बैरियर लिया है, कितनी विड्थ का लिया है, ए विड्थ का लिया है। इस पोटेंशियल बैरियर के ऊपर हमने किसी वेव को इंसिडेंट करवाया, क्वांटम मैकेनिकली अफेक्ट क्या कहता है, जो वेव पार्टिकल इस वेव के साथ एसोसिएट है वो जब इस बैरियर के ऊपर इंसिडेंट करेगा, तो चलिए पहले क्लासिकली देखते हैं। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है, जब पार्टिकल जो इस वेव के साथ एसोसिएट है वो इस बैरियर के ऊपर इंसिडेंट करेगा तो वो टोटली यहीं से क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कंप्लीट रिफ्लेक्शन अकर करेगा इस केस के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम फिजिक्स ये कहती है जो पार्टिकल इस वेव के साथ एसोसिएट है, और इस वेव को हमने क्या कहा था, ये हमारे पास एक इंसिडेंट वेव है, और उसका एम्पलीट्यूड हम कितना लेके चले थे, यहां पर हमने 1 पुट किया था अगर आपको याद हो तो। इस इंसिडेंट वेव का हम एम्पलीट्यूड कितना लेके चले हैं, यूनिट एम्पलीट्यूड लेके चले हैं। जब वो इस बैरियर के ऊपर इंसिडेंट करेगी तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, जो इस वेव के साथ पार्टिकल एसोसिएट है वो इस बैरियर की
बैरियर से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगा तो क्या होगा, यानी कि वो पार्टिकल कुछ डिस्टेंस इस बैरियर को पेनिट्रेट करेगा, यानी कि पार्टिकल जो इस वेव के साथ एसोसिएट है वो इस बैरियर के अंदर कुछ डिस्टेंस तक एंटर करेगा और एंटर करने के बाद वो वहां से रिटर्न बैक होगा। ये क्या कंडीशन है, इस कंडीशन पर क्या कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो हमें वो पार्टिकल रीजन 3 में मिलेगा। अब अगर ये पार्टिकल इस बैरियर के अंदर एंटर हुआ और इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन डेप्थ बोला था। अगर ये पेनिट्रेशन डेप्थ इस बैरियर की विड्थ से ज्यादा है तो पार्टिकल हमें रीजन 3 के अंदर मिलेगा, अदरवाइज पार्टिकल की रीजन 3 में मिलने की संभावना 0 है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है पार्टिकल इस बाउंड्री से, पोटेंशियल की बाउंड्री से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट ना होकर पार्टिकल पोटेंट बैरियर के अंदर कुछ डिस्टेंस तक एंटर करेगा, कुछ डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस एंटर करेगा उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे पेनिट्रेशन डेप्थ। अगर वो पेनिट्रेशन डेप्थ पोटेंशियल बैरियर की विड्थ से ज्यादा मिली तो पार्टिकल इस बैरियर को क्रॉस करके हमें रीजन 3 में मिलेगा और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टनल इफेक्ट। यानी कि टनल इफेक्ट हमें क्या बताना चाह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग द पोटेंशियल बैरियर बाय द पार्टिकल आर नोन एज द टनल इफेक्ट। इसको हम टनलिंग भी बोलते हैं। यानी कि मैं अगर तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो अगर हमारे पास यहां पर जब पार्टिकल, सपोज करो ये वाला डिस्टेंस इतना एंटर किया और यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ये डिस्टेंस पर कि इस डिस्टेंस के ऊपर ये जो पेनिट्रेशन डेप्थ है ये वाली इस विड्थ ऑफ द बैरियर से ज्यादा हो गई तो पार्टिकल क्या कर जाएगा, टनल कर जाएगा, ऐसे टनल कर जाएगा और पार्टिकल हमें कहां पर मिल जाएगा, रीजन नंबर 3 के अंदर मिल जाएगा। और इस केस में पार्टिकल जो इस वेव के साथ एसोसिएट है इस रीजन के अंदर, उस रीजन के अंदर इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा इस रीजन के अंदर जो वेव है उससे क्या होगा, लेस होगा। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो इसकी इंटेंसिटी भी कम होगी, अगर इंटेंसिटी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। इसका मतलब जो ट्रांसमिटेड वेव है और उस ट्रांसमिटेड वेव के साथ जो पार्टिकल एसोसिएट है उसकी एनर्जी और इंसिडेंट वेव की एनर्जी को हम कंपेयर करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट वेव इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द ट्रांसमिटेड वेव। तो हमें ये डिफरेंस स्टडी करना था जो हमने ग्राफिकली स्टूडेंट समझा है। टनल इफेक्ट आपको पेपर में अगर आता है तो सिंपल क्या लिखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग बाय द पार्टिकल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेनिट्रेटिंग पोटेंशियल बैरियर बाय द पार्टिकल आर कॉल्ड द टनल इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।